चैप्टर 5 ज्वलंत देवता की वेदी। ये वह क्षण था जब टार्ज़न बंद दरवाजे से बाहर की दुनिया में जाने के लिए मुड़ा। ये चीज बिना किसी चेतावनी के आई। एक पल में सब शांत और स्थिर था। अगले ही पल और दुनिया हिल गई। संकरी गली के कष्टदायक किनारे फट गए और टूट गए। ग्रेनाइट के बड़े बड़े टुकड़े छत से उखड़ गए, संकरी गली में गिर गए, जिससे उसका दम घुट गया और दीवारें मलबे पर अंदर की ओर झुक गईं। छत के एक टुकड़े के झटके के नीचे टार्ज़न खजाने के कमरे के दरवाजे से लड़खड़ा गया। उसके वजन ने उसे धक्का देकर खोल दिया और उसका शरीर फर्श पर अंदर की ओर लुढ़क गया। जिस बड़े अपार्टमेंट में खजाना रखा था, वहां भूकंप से कम नुकसान हुआ। कुछ सिल्लियां ऊपर की मंजिलों से गिर गईं, चट्टानी छत का एक टुकड़ा टूटकर नीचे फर्श पर गिर गया और दीवारें टूट गईं, हालांकि वे ढह नहीं गईं। ये सिर्फ एक झटका था, उसके बाद कोई दूसरा झटका नहीं आया जो पहले झटके से हुए नुकसान को पूरा कर सके। अचानक और हिंसक तरीके से हुए इस झटके से वीरपर लड़खड़ाकर खड़ा हो गया जब उसने पाया कि उसे कोई चोट नहीं आई है। कमरे के दूर के छोर की ओर टटोलते हुए उसने मोमबत्ती की तलाश की जिसे टार्ज़न ने एक सिल्लियों के उभरे हुए सिरे पर अपने ही मोम में फंसाकर छोड़ दिया था। कई माचिस जलाकर बेल्जियम के उस व्यक्ति को अंततः वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, और जब एक क्षण बाद बीमार किरणों ने उसके चारों ओर के स्टाइजियन अंधकार को दूर किया, तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि अभेद्य अंधकार ने उसकी स्थिति के भय को और बढ़ा दिया था। जैसे ही वे रोशनी के आदी हो गए, आदमी ने अपनी आंखें दरवाजे की ओर घुमाईं। अब उसका एक ही विचार था कि इस भयावह कब्र से कैसे बचकर निकला जाए, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने देखा कि नग्न विशालकाय व्यक्ति का शरीर दरवाजे के ठीक भीतर फर्श पर फैला हुआ था। वीरपर अचानक पकड़े जाने के डर से पीछे हट गया, लेकिन दूसरी नज़र ने उसे यकीन दिला दिया कि अंग्रेज मर चुका है। आदमी के सिर पर एक बड़ी चोट से कंक्रीट के फर्श पर खून का एक तालाब जमा हो गया था। बेल्जियम के उस व्यक्ति ने शीघ्रता से छलांग लगाकर अपने पूर्व मेजबान की पराजित अवस्था को पार कर लिया, तथा उस व्यक्ति की सहायता के बारे में सोचे बिना, जिसमें, जैसा कि वह जानता था, अभी भी जीवन शेष था, वह गलियारे और सुरक्षा की ओर भाग गया। लेकिन उसकी नई उम्मीदें जल्द ही धराशायी हो गईं। दरवाजे के ठीक बाहर उसने पाया कि रास्ता पूरी तरह से बंद था और टूटे हुए पत्थरों के ढेर से अवरुद्ध था। एक बार फिर वह मुड़ा और खजाने की तिजोरी में फिर से घुस गया। मोमबत्ती को उसके स्थान से उठाकर उसने अपार्टमेंट की व्यवस्थित तलाशी शुरू की। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे कमरे के दूसरी तरफ एक और दरवाजा दिखाई दिया, एक दरवाजा जो उसके शरीर के वजन से चरमराते हुए टिका पर टिका हुआ था। दरवाजे के पीछे एक और संकरा रास्ता था। इस रास्ते से वीरपर ने अपना रास्ता बनाया, पत्थर की सीढ़ियों की एक उड़ान चढ़कर दूसरे गलियारे में पहुंचा जो पहले वाले से 20 फीट ऊपर था। टिमटिमाती मोमबत्ती ने उसके सामने रास्ता रोशन कर दिया, और एक पल बाद वह इस कच्चे और पुराने प्रकाश के लिए आभारी था, जिसे कुछ घंटे पहले वह शायद घृणा से देखता था, क्योंकि इसने उसे ठीक समय पर एक बड़ा गड्ढा दिखाया जो जाहिर तौर पर उस सुरंग को समाप्त कर रहा था जिससे वह गुजर रहा था। उसके सामने एक गोलाकार शाफ्ट था। उसने मोमबत्ती को उसके ऊपर रखा और नीचे की ओर देखा। उसके नीचे, बहुत दूर, उसने पानी के एक कुंड की सतह से परावर्तित प्रकाश को देखा। वो एक कुएं के पास आ गया था। उसने मोमबत्ती को अपने सिर के ऊपर उठाया और काले शून्य में झांका, और वहां विपरीत दिशा में उसे सुरंग का विस्तार दिखाई दिया, लेकिन वह खाई को कैसे पार करेगा? जब वह वहां खड़ा होकर विपरीत दिशा की दूरी नाप रहा था और सोच रहा था कि क्या वह इतनी बड़ी छलांग लगाने की हिम्मत कर सकता है, तो अचानक उसके चौंके हुए कानों में एक तीखी चीख गूंजी जो धीरे धीरे कम होती गई और फिर एक निराशाजनक कराह में बदल गई। आवाज कुछ हद तक मानवीय लग रही थी, फिर भी इतनी भयानक कि यह नरक की आग में तड़पती किसी खोई हुई आत्मा के प्रताड़ित गले से निकली हो। बेल्जियन कांप उठा और उसने भयभीत होकर ऊपर की ओर देखा, क्योंकि चीख उसके ऊपर से आती हुई प्रतीत हुई थी। जब उसने देखा तो उसे दूर ऊपर एक खुला स्थान दिखाई दिया, और आसमान का एक हिस्सा चमकीले तारों से गुलाबी हो गया। मदद के लिए पुकारने का उसका आधा अधूरा इरादा उस भयानक चीख से खत्म हो गया। जहां ऐसी आवाज रहती है, वहां कोई इंसान नहीं रह सकता।
वो अपने ऊपर के स्थान पर रहने वाले किसी भी निवासी के सामने खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने खुद को मूर्ख समझकर कोसा कि उसने कभी इस तरह के मिशन पर जाने का फैसला किया था। वह चाहता था कि वह सुरक्षित रूप से अखमेद सेठ के शिविर में वापस आ जाए, और अगर ऐसा करने से उसे इस भयावह स्थिति से बचाया जा सकता था जिसमें वह अब था, तो वह खुद को कांगो के सैन्य अधिकारियों के हवाले करने का अवसर लगभग स्वीकार कर लेता। वह डरकर सुनता रहा, लेकिन चीख दोबारा नहीं आई, और आखिरकार हताश होकर उसने खाई को पार करने के लिए खुद को तैयार किया। 20 कदम पीछे जाकर वह दौड़ पड़ा और कुएं के किनारे पर विपरीत दिशा में पहुंचने के प्रयास में ऊपर और बाहर की ओर छलांग लगाई। उसने अपने हाथ में बुदबुदाती मोमबत्ती थाम ली, और जैसे ही उसने छलांग लगाई, हवा के तेज झोंके ने उसे बुझा दिया। घोर अंधकार में वह अंतरिक्ष में उड़ता हुआ चला गया, और अपने पैरों को अदृश्य कगार से चूक जाने की स्थिति में उसे थामने के लिए बाहर की ओर हाथ बढ़ाता हुआ उसने अपने घुटनों से चट्टानी सुरंग के विपरीत छोर के दरवाजे के किनारे पर चोट मारी, पीछे की ओर फिसला, एक पल के लिए बेतहाशा पकड़ लिया, और अंत में आधा अंदर और आधा बाहर लटक गया, लेकिन वह सुरक्षित था। कई मिनटों तक वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन वह कमजोर और पसीने से लथपथ, जहां वह लेटा था, वहीं चिपका रहा। अंत में सावधानी से उसने खुद को सुरंग के भीतर खींच लिया, और फिर से वह पूरी लंबाई में फर्श पर लेट गया, अपनी टूटी हुई नसों पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। सुरंग के किनारे पर उसके घुटने टकराने पर उसने मोमबत्ती गिरा दी थी। अब उसे उम्मीद थी कि मोमबत्ती कुएं की गहराई में जाने के बजाय गलियारे के फर्श पर गिर गई होगी, इसलिए वह चारों पैरों पर खड़ा हो गया और उस छोटे से वसा सिलेंडर की तलाश शुरू कर दी, जो अब उसे ओपार के जमा किए गए सिल्लियों की सारी शानदार दौलत से कहीं ज्यादा कीमती लग रहा था। और जब आखिरकार उसे वह मिल गया, तो उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए और थककर लेट गया। कई मिनट तक वह कांपता हुआ और टूटा हुआ पड़ा रहा, लेकिन आखिरकार उसने खुद को एक बैठने की मुद्रा में खींचा और अपनी जेब से माचिस निकालकर मोमबत्ती के बचे हुए टुकड़े को जलाया। रोशनी के साथ उसे अपनी नसों पर नियंत्रण पाना आसान लगा, और जल्द ही वह भागने के रास्ते की तलाश में फिर से सुरंग के साथ आगे बढ़ रहा था। पुराने कुएं के ऊपर से नीचे आने वाली भयानक चीख अभी भी उसे सता रही थी, इतना कि वह अपने खुद के सतर्क आगे बढ़ने की आवाज से भी डर से कांप उठता था। वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था, जब उसे निराशा हुई कि चिनाई की एक दीवार ने उसके आगे बढ़ने पर रोक लगा दी, जिससे सुरंग ऊपर से नीचे और एक तरफ से दूसरी तरफ पूरी तरह बंद हो गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? वीरपर एक शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके सैन्य प्रशिक्षण ने उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए करना सिखाया था जिसके लिए ये सुरंग बनाई गई थी। इस तरह की अंधी सुरंग बेमतलब थी। इसे दीवार के पार ही जारी रखना चाहिए। किसी ने अतीत में किसी समय अपने किसी अज्ञात उद्देश्य से इसे बंद करवा दिया था। वो व्यक्ति मोमबत्ती की रोशनी में चिनाई की जांच करने लगा। उसे खुशी हुई कि उसने पाया कि जिस पतले पत्थर के ब्लॉक से यह सुरंग बनाई गई थी, वह बिना गारे या सीमेंट के ढीले ढंग से फिट किया गया था। उसने उनमें से एक को खींचा और उसे खुशी हुई कि इसे आसानी से हटाया जा सकता था। एक के बाद एक उसने ब्लॉकों को बाहर निकाला जब तक कि उसके शरीर के लिए पर्याप्त बड़ा छेद नहीं खुल गया। फिर वह रेंगकर एक बड़े निचले कक्ष में पहुंचा। इसके पार एक और दरवाजे ने उसका रास्ता रोक दिया, लेकिन ये भी उसके प्रयासों के आगे झुक गया क्योंकि यह बंद नहीं था। उसके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, उसकी मोमबत्ती जलकर राख हो गई और उसकी उंगलियां झुलस गईं। कसम खाते हुए उसने उसे फर्श पर गिरा दिया, जहां वह एक पल के लिए बुझ गई। अब वो पूरी तरह से अंधेरे में था और फिर से आतंक उसकी गर्दन पर सवार हो गया। आगे क्या क्या खतरे और मुसीबतें आने वाली थीं, इसका उसे अंदाजा नहीं था, लेकिन वह यह मानने को तैयार था कि वह आज़ादी से हमेशा की तरह दूर था। अपरिचित परिवेश में प्रकाश का पूरी तरह से अभाव होना बहुत निराशाजनक होता है। धीरे धीरे वह सुरंग की दीवारों को टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था और अपने पैरों को फर्श पर आगे की ओर सावधानी से टिकाए हुए, इससे पहले कि वह एक भी कदम आगे बढ़ा सके।
वो इस तरह कितनी देर तक रेंगता रहा, इसका उसे अंदाजा नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे लगा कि सुरंग की लंबाई अंतहीन है, और अपने प्रयासों, भय और नींद की कमी से थककर उसने आगे बढ़ने से पहले लेटने और आराम करने का फैसला किया। जब वह जागा तो आसपास के कालेपन में कोई बदलाव नहीं था। वह शायद 1 सेकंड या 1 दिन सोया था, वह नहीं जानता था, लेकिन वो कुछ समय के लिए सोया था। यह इस तथ्य से प्रमाणित था कि वह तरोताजा और भूखा महसूस कर रहा था। फिर से उसने टटोलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार वो कुछ ही दूर गया था कि वो एक कमरे में पहुंचा, जिसमें छत में एक छेद से रोशनी आ रही थी, जहां से कंक्रीट की सीढ़ियां नीचे कक्ष के फर्श तक जाती थीं। उसके ऊपर छेद के माध्यम से वीरपर विशाल स्तंभों से आती हुई सूर्य की रोशनी देख सकता था, जो चिपकी हुई लताओं से लिपटे हुए थे। उसने ध्यान से सुना, लेकिन उसे पत्तों की शाखाओं के बीच से हवा के बहने, पक्षियों की कर्कश चीखों और बंदरों की बकबक के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं दी। साहपूर्वक वह सीढ़ियां चढ़ गया और खुद को एक गोलाकार प्रांगण में पाया। उसके ठीक सामने एक पत्थर की वेदी खड़ी थी, जिस पर जंग लगे भूरे रंग के धब्बे थे। उस समय वीरपर ने इन धब्बों के कारण के बारे में कुछ नहीं सोचा। बाद में उन्हें पता चला कि ये धब्बे कहाँ से आए थे। फर्श में खुले स्थान के पास, वेदी के ठीक पीछे, जिसके माध्यम से वह नीचे भूमिगत कक्ष से आंगन में प्रवेश करता था, बेल्जियम ने फर्श के स्तर पर बाड़े से निकलने वाले कई दरवाजे देखे। ऊपर और आंगन के चारों ओर खुली बालकनियों की एक श्रृंखला थी। बंदर सुनसान खंडहरों के आसपास भाग रहे थे, और उल्लासित पंखों वाले पक्षी स्तंभों और दूर ऊपर दीर्घाओं के बीच अंदर बाहर उड़ रहे थे, लेकिन मानव उपस्थिति का कोई संकेत नहीं था। वीरपर ने राहत महसूस की। उसने आह भरी, जैसे उसके कंधों से एक बड़ा वजन उतर गया हो। उसने एक निकास की ओर एक कदम बढ़ाया, और फिर वह चौंक गया। उसकी आंखें विस्मय और आतंक से चौड़ी हो गईं, क्योंकि लगभग उसी पल आंगन की दीवार में 1 दर्जन दरवाजे खुले और डरावने लोगों का एक झुंड उस पर टूट पड़ा। वे ओपार के ज्वलंत देवता के पुजारी थे, वही झबरा, गांठदार, घिनौने छोटे आदमी जिन्होंने सालों पहले जेन क्लेटन को बलि वेदी पर घसीटा था। उनकी लंबी भुजाएं, उनकी छोटी और टेढ़ी टांगें, उनकी घनी, बुरी आंखें, और उनके नीचे पीछे की ओर झुके माथे उन्हें एक ऐसा जानवर जैसा रूप दे रहे थे जिसने बेल्जियम के हिलते हुए तंत्रिका तंत्र में एक तरह का डर पैदा कर दिया था। चीखते हुए वह उन उदास गलियारों और कमरों की कम भयावह जगहों में भागने के लिए मुड़ा, जहां से वह अभी अभी निकला था, लेकिन उन डरावने लोगों ने उसके इरादों को भांप लिया। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया, उन्होंने उसे पकड़ लिया, और हालांकि वह उनके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा, अपनी जान की भीख मांग रहा था, उन्होंने उसे बांध दिया और भीतरी मंदिर के फर्श पर फेंक दिया। बाकी सब कुछ बस वही था जो टार्जन और जेन क्लेटन ने अनुभव किया था। पुजारिन आई और उनके साथ ला उच्च पुजारिन भी। वीरपर को उठाया गया और वेदी पर लिटाया गया। ला ने क्रूर बलि का चाकू उसके ऊपर उठाया तो उसके रोम रोम से ठंडा पसीना निकल आया। मृत्यु का नारा उसके कष्टग्रस्त कानों में पड़ गया। उसकी घूरती हुई आंखें उन सुनहरे प्यालों की ओर चली गईं, जिनमें से घृणित भक्त जल्द ही उसके अपने गर्म जीवन रक्त में अपनी अमानवीय प्यास बुझाएंगे। वह चाहता था कि उसे तीखे ब्लेड के अंतिम वार से पहले बेहोशी की कुछ देर की राहत मिल जाए, और फिर एक भयानक दहाड़ सुनाई दी जो लगभग उसके कानों में गूंज उठी। उच्च पुजारिन ने अपना खंजर नीचे कर लिया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। पुजारिनें, उसकी भक्त, चीख उठी और पागलों की तरह बाहर निकलने की ओर भागीं। पुजारियों ने अपने साहस के अनुसार क्रोध और आतंक को बाहर निकाला। वीरपर ने अपनी गर्दन को इस तरह खींचा कि वो उनकी घबराहट का कारण समझ सके, और जब आखिरकार उसने इसे देखा तो वह भी डर से कांप उठा, क्योंकि उसकी आंखों ने जो देखा वह मंदिर के बीच में एक विशाल शेर की आकृति थी, और पहले से ही एक शिकार उसके क्रूर पंजों के नीचे कुचला हुआ पड़ा था। फिर से जंगल के राजा ने दहाड़ते हुए अपनी भयावह दृष्टि वेदी पर घुमाई। ला लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, लड़खड़ाया और बेहोश होकर वीरपर पर गिर पड़ा।